गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जहां पर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं मेरे साथ फिजिक्स और साथ ही साथ मैथ्स। चलिए, आज का क्लास जो आपका है फिजिक्स में क्लास 11th के लिए डायमेंशन पर बेस्ड है। पिछले 2 क्लास में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि यूनिट क्या होता है, यूनिट के टाइप्स क्या होते हैं, डायमेंशन क्या होता है, उसको किस तरह से लिखते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफी चीजें उसके अंदर। आप चाहे तो जाकर के हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा ये जो वीडियो है, आज के वीडियो में आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा कि डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है। एनालिसिस का मतलब है उसके बारे में खोद खोद करके, चूहे के बिल की तरह नहीं, इंसान की तरह, ठीक है, खोद खोद करके उसके अंदर से जानकारी निकालना, ठीक है, ये एनालिसिस का मतलब होता है। अब डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब क्या होगा? डायमेंशन की मदद से हम क्या क्या खोद के निकाल सकते हैं इस चीज के बारे में, ठीक है। और उसके बाद जब ये डायमेंशनल एनालिसिस हो जाएगा, उसके साथ ही साथ में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजेदार वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉपी पेन उठा ले, उठाना नहीं है, सिर्फ निकाल लेना है और हेडिंग डाल दे डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। चलिए, सबसे पहला चीज है इस डायमेंशनल एनालिसिस में जो डायमेंशन के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहला काम, कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, ठीक है। इसका मतलब है हमारे पास कितना सिस्टम ऑफ यूनिट्स था? टोटल 4, MKS, FPS, CGS, SI सिस्टम। हम लोग एडॉप्ट किसको किए हैं? SI सिस्टम को। क्यों? क्योंकि वो ग्लोबली है, ठीक है, इसलिए उसको एडॉप्ट कर चुके हैं। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि कुछ सिस्टम ऐसा है या कुछ यूनिट्स ऐसा है जो यूनिवर्सली CGS में भी, कोई CGS सिस्टम में ही ज्यादा उसका वैल्यू है, CGS सिस्टम में लोग ज्यादा उसको याद रखते हैं, या फिर ये कह दिया जाए कि SI सिस्टम में है CGS में बदलिए, CGS सिस्टम में है SI सिस्टम में बदलिए। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन किया जा सकता है। तो ये डायमेंशनल एनालिसिस हमको यही चीज बतलाएगा। सबसे पहला चीज हमको बतलाएगा कि अगर हमको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हमको कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हम डायमेंशन का कैसे यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसको देखते हैं, एक एग्जांपल के तौर से देखते हैं, एक एग्जांपल की तरफ से देखते हैं कि कैसे ये क्या करता है, किसी भी यूनिट्स को चेंज करता है। एक सिंपल सा एग्जांपल जो सभी लोगों में कॉमन है, सबको पता है कि फोर्स का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है? न्यूटन होता है, ठीक है। फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन, ठीक। अब पूछा जाए कि 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है CGS सिस्टम में। क्या क्वेश्चन है हमारे पास? कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू CGS सिस्टम। और CGS सिस्टम में उसको हम लोग कहते हैं डाइन, DYNE। डायन मत समझ लीजिएगा, नहीं तो आकर के रात में खाकर भाग जाएगा, ठीक है। चलिए, डाइन में हमको चेंज करना है। डाइन कैसा सिस्टम है? CGS सिस्टम है। न्यूटन कैसा सिस्टम है? ये हमारा SI सिस्टम है, ठीक है। हमको क्या करना है? CGS में कन्वर्ट करना है। अब चलिए देखते हैं किस तरह से किया जाता है। तो सभी को पता है कि फोर्स का हम डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं? कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास के लिए डायमेंशन क्या यूज होता है? m यूज होता है। एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है? LT इनवर्स 2, LT इनवर्स 2।
और ये जो डायमेंशन निकल करके आया, ये किसका निकल करके आया? फोर्स का। किसके लिए? एसआई सिस्टम के लिए। मास केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कैसा सिस्टम है? ये एसआई सिस्टम है। ये एमकेएस भी हो सकता है, क्योंकि एमकेएस में भी केजी, मीटर और सेकेंड नहीं होता है, ठीक है। बट एसआई सिस्टम है। एसआई सिस्टम का डायमेंशन हमारे पास क्या है? MLT इनवर्स 2। अब ये हमारे पास 1 न्यूटन, इसका मतलब 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर 1 न्यूटन होगा। इसी को तो न्यूटन कहते हैं। इसका मतलब है 1 न्यूटन बराबर इतना हो जाएगा। अब बताइए कि हमारे पास जो डायमेंशन है, ठीक है ना, अब एक तरफ एसआई रख लेंगे और एक तरफ सीजीएस रख लेंगे, ठीक है। इस एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 1 न्यूटन मीन्स हमारे पास कितना हो गया? MLT इनवर्स 2, ठीक। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इनवर्स 2, ठीक है। चलिए ये हम इसको इसमें लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे? इस केजी को, सीजीएस सिस्टम है ना, केजी को सीजीएस सिस्टम में क्या कहते हैं? ग्राम कहते हैं कि नहीं? चलिए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना? इसको लिख सकते हैं 1000 ग्राम लिख सकते हैं। मीटर को क्या लिख सकते हैं? मीटर को लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। और सेकेंड तो हर सिस्टम में वही का वही रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है, ठीक। अब हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है? हमारे पास देखने को मिल रहा है 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5। अब यहां पर क्या है हमारे पास? हमारे पास है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए वैसे ही लिख देते हैं, पर सेकेंड इनवर्स 2 हमारे पास ये है, ठीक है। ये 10 टू द पावर 5 हमारे पास क्या है? ये कांस्टेंट है। इसको हम लोग बाहर निकाल लेते तो क्या हो जाएगा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। यही तो हमारा क्या है? यही तो सीजीएस यूनिट है। सीजीएस यूनिट में देखिए, मास को ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर में, टाइम को सेकेंड में, और इसी के बदले क्या लिखा जाता है? डाइन लिखा जाता है। इसका मतलब है कि 1 न्यूटन एसआई सिस्टम में अगर है तो सीजीएस सिस्टम में उसका वैल्यू कितना है? 10 टू द पावर 5 डाइन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। जिनको भी नहीं समझ में आया दोबारा इस चीज को रिपीट करके देख सकते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़का तीर नहीं है जो समझ में ना आए, ठीक है। सिंपल सा काम था। हम सबसे पहले एसआई यूनिट का टर्म लिए, ठीक है। उसमें हम पता कर लिए कि उसका डायमेंशन क्या है। उसके डायमेंशन से हम पता कर लिए कि उसका एसआई सिस्टम का यूनिट क्या है। उसको हम लोग सीजीएस में कन्वर्ट करते चले गए। आसान सा काम था, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लिया जाए। चलिए इसी चीज को समझने का एक दूसरा तरीका और समझाते हैं आप लोगों को। अगर इस मेथड से नहीं समझ में आया तो दूसरे मेथड से भी समझाते हैं। हमको 1 न्यूटन को जिस भी में कन्वर्ट करना है या कोई भी चीज, हम सबसे पहले क्या कर लेंगे? सपोज कर लेंगे। हम वैसे भी बना सकते थे। हम इसको क्या कर लेते हैं? हम मान लेते हैं लेट 1 न्यूटन इक्वल टू x डाइन। न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना था, हमको पता नहीं कि कितना डाइन होता है। अब पता चल गया है कि 10 टू द पावर 5 होता है। मान लीजिए हम क्या किए, 1 न्यूटन को मान लिए x डाइन होता है, ठीक। अब इसका क्या करेंगे? हम यहां पर लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन का मतलब तो इतना हो गया, ठीक है। यहां सामने रहा 1, बाहर में हो गया x। डाइन कैसा यूनिट है? सीजीएस। सीजीएस का मतलब होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये एसआई सिस्टम और ये हो गया सीजीएस सिस्टम। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, एक तरफ एसआई एक तरफ सीजीएस, ठीक। अब बताया जाए कि ये 1 है, केजी का मतलब 10 टू द पावर 3 ग्राम, मीटर का मतलब 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई परेशानी नहीं।
अब बताइए ये कांस्टेंट बाहर निकल करके 10 टू द पावर 5 ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हो गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों तरफ का सेम टर्म है, ये ब्रैकेट के अंदर कट जाएगा। x का वैल्यू कितना निकल करके आया 10 टू द पावर 5, वैल्यू रख देंगे तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 टाइम। क्या अब तो क्लियर है आप लोगों को? अब एकदम झकाझक क्लियर है। चलिए ठीक है, हमको भी प्रसन्नता मिलती है, आपको खुशी मिलती है, तो आपको समझ में आता है तो ठीक है। चलिए मेरे तरफ से एक वर्क रहेगा, आप लोग घर में जरूर ट्राई कीजिएगा कि 1 जूल, जूल किसका यूनिट है? एनर्जी का। बहुत सही। 1 जूल में कितना अर्ग होता है ये आप लोग फाइंड आउट कीजिएगा। आंसर मैं बता देता हूं 10 टू द पावर 7 अर्ग। खुद से फाइंड आउट करेंगे, कोई भी इसमें चोरी चमारी नहीं, ठीक है। कोई भी किसी चीज का सहारा ना लीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा। 1 बार 2 बार नहीं तो तीसरा बार में तो डेफिनेटली बनेगा, इतना खुद पर विश्वास रखिए। चलिए नोट हो गया। दूसरा इसका यूज है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। सेकेंड, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। हम डायमेंशन का यूज करके हम पता कर सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन क्या वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है, पता करना है। चलिए कैसे पता करते हैं ये देखते हैं। चलिए एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा इक्वेशन उठाते हैं जो सभी को पता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आप सभी लोगों ने पढ़ रखा है क्लास 9th में मोशन में, इक्वेशन ऑफ मोशन 3, v इक्वल टू यू प्लस 80, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s एंड s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो काफी फेमस इक्वेशन है। कोई भी इक्वेशन को आप उठा करके चेक कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, बाकी का काम आपको घर पर करना है। आप लोग प्रैक्टिस करोगे बेटर होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए हमको चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्या करेक्ट है या नहीं है। चलिए देखते हैं। हमारे पास याद होगा पिछले क्लास में मैंने आप सभी को बताया था POH के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। याद होगा? नहीं याद है, खाना याद रहता है सभी को। आज इडली बनाए हैं तो कल डोसा बना है। चलिए कोई बात नहीं। LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन, दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। चलिए तो हमारे पास दो साइड्स है। LHS को हम अगर लेकर के चलते हैं तो LHS मतलब v स्क्वायर। v क्या है यहां पर? वेलोसिटी है। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? LT इनवर्स, और इसका क्या है ये? स्क्वायर। क्या हो गया इसका डायमेंशन? L स्क्वायर T इनवर्स 2। ये LHS का डायमेंशन आया, ठीक है सर। RHS पे चलते हैं। RHS क्या है हमारे पास? U स्क्वायर प्लस 2AS, प्लस में है, अलग अलग कर लेते हैं, U स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक। चलिए U क्या है? ये भी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसका भी डायमेंशन LT इनवर्स। डायमेंशन तो आप लोगों को याद हो गया होगा, आई होप। 2 मैग्नीट्यूड है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो हमारे पास बचा क्या? एक्सेलरेशन बचा, और क्या बचा? S फॉर डिस्टेंस होता है। चलिए इसका कितना आ जाएगा? L स्क्वायर T इनवर्स 2 हो जाएगा, प्लस एक्सेलरेशन का क्या होता है? LT इनवर्स 2 होता है, और ये हमारे पास कितना आ गया? डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस का क्या होता है? L लेंथ होता है। तो मल्टीप्लाई ये हमारा हो गया L स्क्वायर T इनवर्स 2 प्लस ये दोनों मिलकर के L स्क्वायर T इनवर्स 2। अब याद कीजिए मैंने बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग डायमेंशन को तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों का डायमेंशन सेम हो, तभी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब दोनों का डायमेंशन सेम हो।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जोड़ करके 2 हो जाए और घटाव करके 0 हो जाए। याद है ना? नहीं याद है तो जरूर पिछला वीडियो देख लें। तो देखिए दोनों सेम हैं, इसका मतलब दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, L स्क्वायर T इनवर्स 2। क्या LHS का डायमेंशन RHS के डायमेंशन के बराबर है? बिल्कुल बराबर है ना? LHS का डायमेंशन RHS के बराबर है, इसका मतलब ये फॉर्मूला करेक्ट है। किसी के लिए भी आप अप्लाई कीजिए, जितना भी फिजिक्स में फॉर्मूला है आप सबके लिए अप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला एकदम करेक्ट आता है डायमेंशनली। बट क्या ये हमेशा सही होता है? एक प्रश्न चिन्ह है इस पे। क्या ये हमेशा सही हो सकता है? तो आपका जवाब, खैर मुझे तो नहीं पता, मैं बताता हूं, नहीं। अब अगर क्या है कि अगर आप यहां पर, जैसे कि मैंने वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as निकाला, अगर यहां पर मैं 5as रख दूं, क्या ये फॉर्मूला सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सभी को पता है कि 2as होता है। हमने यहां 5as रख दिया, 3as ज्यादा रख दिया। अब अगर फॉर्मूला डिराइव करूंगा, अगर इस तरह से मैं देखूंगा करेक्टनेस इसको चेक करके, तब भी LHS और RHS का डायमेंशन सेम आ जाएगा। क्यों? U का स्क्वायर तो वही डायमेंशन आएगा, L स्क्वायर T इनवर्स 2, ठीक है। AS का वही डायमेंशन आएगा, L स्क्वायर T इनवर्स 2। 5 ये क्या है हमारे पास? ये मैग्नीट्यूड है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, उसके बारे में तो ये कुछ कह ही नहीं रहा है। ये इसी डायमेंशनल एनालिसिस का सबसे बड़ा डिमेरिट है कि मैग्नीट्यूड का डायमेंशन या मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नहीं कहता है। ये बहुत बड़ा डिमेरिट है इसका, ठीक है, कि मैग्नीट्यूड के बारे में ये कुछ भी नहीं बतलाता है, जिसके कारण से यहां पर भी ये डायमेंशनली करेक्ट बता देता है फॉर्मूला, जबकि ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। ये फॉर्मूला सही नहीं है, गलत है। तो इस चीज से, इसमें क्या है, इसका लिमिटेशन से समझ लीजिए, ये इसका डिमेरिट्स है, इसका लिमिटेशंस है। जो कहना है कह सकते हैं, ये इसमें बुराई है। अच्छाई भी है कि हम चेक कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, चारों अलग अलग तरह का ऑप्शन है, तब तो खैर कोई बात नहीं, डायमेंशनली चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी तरह का ऑप्शन 4-5 गो आ गया, +2as, -2as, +5as, -5as, तब वहां पर आपको क्या काम देगा? फॉर्मूला याद रखना। चलिए समझ में आ गया होगा कि इसमें दूसरा काम क्या है। और आप और भी इक्वेशंस है, आप घर में ट्राई कीजिएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं। जैसे S = ut + ½ at स्क्वायर, F = ma, V = u + at, F = gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसको चेक कीजिएगा डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। सब कुछ करेक्ट आएगा क्योंकि फॉर्मूला सारा सही है, ठीक है। इसको चेक कीजिएगा। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। तीसरा एनालिसिस इसका है, टू डिराइव एन एक्सप्रेशन अमॉन्ग फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि हमारे पास जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगा उससे हम क्या कर सकते हैं, एक एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं उसका रिलेशन जो भी होगा, उससे रिलेटेड फॉर्मूला जो भी होगा, हम उस चीज को डिराइव कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारा फॉर्मूला है फिजिक्स में, ठीक है। अब उस फॉर्मूले को हमको याद रखना है या फिर डेरिवेशन करने के लिए दे दिया जाए, तो डेरिवेशन करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम डायमेंशन को यूज करके उस चीज को हम डिराइव कर सकते हैं। बिकॉज डायमेंशन एक सबसे अच्छा काम करता है कि LHS RHS का डायमेंशन सेम है, इसको यूज करके हम ये चीज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको करते हैं, एक छोटे से एग्जांपल से देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक रिलेशन डिराइव करना है, किसके किसके बीच डिराइव करना है। मान लीजिए क्वेश्चन में कह दिया कि आप क्या कीजिए, कोई टाइम पीरियड ले लीजिए या टाइम ले लीजिए। चलिए हमने ले लिया, ठीक है। अब कहता है कि ये जो टाइम है ये डिपेंड करता है 2 चीजों पर। क्या क्या चीज पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है
कि मान लेते हैं कि आपको याद होगा कि t इक्वल टू 2π√L/g। ठीक है, ये टाइम पीरियड है किसका? सिंपल पेंडुलम का। ये सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड है। ठीक है, नहीं मालूम है तो आगे चल करके मालूम हो जाएगा जब आप लोग एसएचएम पढ़ेंगे। ठीक, तो यहां पर ये जो टाइम है ये किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? लेंथ ऑफ बॉब पर डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है, या फिर उसके साथ वेरी कर रहा है, जैसे भी वेरी करे, डायरेक्टली करे, इनवर्सली करे, कुछ भी करे। ठीक है, तो हमको तो पता नहीं कि किस चीज से वेरी कर रहा है, लेंथ से कर रहा है या जो भी चीज से कर रहा हो। एक सेकेंड के लिए चलिए, तो क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उस पे जो लटका हुआ जो बॉब है, ये ऐसा बॉब है, इसमें कुछ ना कुछ मास होगा, ये इसके मास पर डिपेंड करता है, ये इसके लेंथ ऑफ बॉब पर डिपेंड करता है, और इस पर जो लगने वाला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये इस पर डिपेंड करता है। इतना बात क्वेश्चन में दे दिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि पता करने के लिए बोल रहा है या ड्राइव करने के लिए बोल रहा है कि एक्सप्रेशन क्या होगा, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, क्या एक्सप्रेशन होगा, ये बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, आप लोग समझ जाएंगे, क्वेश्चन को बुक वगैरह में मिल जाएगा आपको आसानी से। ठीक है, क्वेश्चन मैं सिर्फ समझा दिया हूं, क्वेश्चन काफी लंबा है, टाइम खा जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें करना सबसे पहले कैसे, किस तरह से एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे ये सीखिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास जो भी फिजिकल क्वांटिटीज दिया हुआ है कौन किस पर डिपेंड कर रहा है, ये सबसे पहला फैक्ट। जैसे कि पहले चीज में क्या देखें कि टाइम पीरियड ये डिपेंड कर रहा है मास से। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको हम प्रोपोर्शनल बना लेते हैं मास का, मास पर डिपेंड कर रहा है। अब डायरेक्टली कर रहा है या इनवर्सली कर रहा है ये हमको नहीं मालूम है, हम डायरेक्टली लिए हैं, खैर कोई बात नहीं, ये डायरेक्टली होगा या इनवर्सली होगा बाद में डिसाइड होगा, वो खुद अपने आप डिसाइड कर लेगा डायमेंशन जब अप्लाई करेंगे। फिर किस पर अप्लाई कर रहा है, फिर किस पर ये कर रहा है, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। चलिए लेंथ भी ले लिए, और किस पर डिपेंड कर रहा है, जी पर डिपेंड कर रहा है, जी भी ले लिए। किस हिसाब से डिपेंड कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसके माथे पर ए बी और सी लगा दिए, जहां पर ए बी सी क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, वेयर ए बी सी कॉन्स्टेंट्स, या फिर वही बनेगा आगे चल करके डायमेंशन। याद होगा आप लोगों को, डायमेंशन पावर को ही कहते हैं, तो हम यहां पर पावर लगाए हैं, वही पावर डायमेंशन है। चलिए ठीक है, तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन क्या निकल करके आएगा कि टाइम पीरियड जो है मास पर, लेंथ पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। प्रोपोर्शनल का साइन लगा करके रिस्पेक्टिवली ए बी सी लगा दिए। अब ऐसा नहीं है कि एल एम जी का हम प्लेस चेंज नहीं कर सकते हैं, एल को पहले, एम को बाद में, जी को इधर, या जी को पहले कहीं भी रख सकते हैं, ए बी सी को कहीं भी रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है रिजल्ट पर। समझ में आया, समझ में आया, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना करने के बाद हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा k, ये k इंटू m टू द पावर a l टू द पावर b g टू द पावर c, और इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। k क्या है हमारा, वेयर k इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, चलिए अब हमारे पास ये आ गया। अब हम देखना चाहेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता था कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इसका डायमेंशन कितना, टी का डायमेंशन हमारे पास, टी क्या है यहां पर, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होता है, टी ही होता है। चलिए इसका डायमेंशन तो टी ही आया, एलएचएस का डायमेंशन। ठीक, अब आरएचएस के डायमेंशन की तरफ चलते हैं। आरएचएस का डायमेंशन हमारे पास कितना है, के तो कांस्टेंट है, के का कोई डायमेंशन नहीं होने वाला है, तो हमारे पास आ जाएगा m टू द पावर a l टू द पावर b g टू द पावर c।
ठीक, कितना हो जाएगा, m क्या है यहां पर, मास का कैपिटल M टू द पावर a, L फॉर लेंथ का कैपिटल L टू द पावर G, और यह एक्सेलरेशन कितना होता है, LT इनवर्स 2 पे पावर C। ठीक, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया m पे पावर a, L टू द पावर b, ब्रैकेट हटाएंगे, L टू द पावर c और t टू द पावर -2c। ठीक, चलिए क्या लिख सकते हैं आगे इसको, m टू द पावर a, L टू द पावर, याद होगा आप लोगों को, अगर दो मल्टीप्लाई में है, अगर बेस सेम है तो उसका पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, क्या हो जाएगा, b प्लस c t टू द पावर -2c। ठीक है, ये किसका आया, RHS का आया, LHS का कितना आया, ये आया। क्या हम LHS वाले डायमेंशन को लिख सकते हैं m0 L0 t पे 1, क्योंकि इसके पास मास और लेंथ तो है ही नहीं, सिर्फ टाइम है। चलिए अब POH क्या कहता है, दोनों का डायमेंशन बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों का डायमेंशन बराबर होना चाहिए तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ये क्या t पे 1 है, सॉरी, कुछ इस तरह से दिखाई देगा, और ये दोनों बराबर होने का मतलब इसके ऊपर का जो डायमेंशन है वो बराबर होना चाहिए। दिस मीन्स a इक्वल टू हो जाएगा 0, b और -2c इक्वल टू हो जाएगा 1। कुछ नहीं किए हैं, m पे जो पावर था दोनों तरफ इक्वेट कर दिए, a बराबर 0, L पे पावर था b प्लस c, इधर था 0 तो b प्लस c बराबर 0, t पे पावर था -2c बराबर 1, पुट कर दिए। ठीक है, तो यहां से हमारे पास c का वैल्यू आ गया -12। क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया c का वैल्यू। यहां से a का वैल्यू तो डायरेक्टली मिल चुका है, इस c के वैल्यू को यहां पुट करेंगे, -12 बराबर 0, b का वैल्यू आ गया +12। हमारे पास तीनों का वैल्यू निकल चुका है। चलिए आगे बढ़ाते हैं इस चीज को, इक्वेशन फर्स्ट में फ्रॉम 1, पहले इक्वेशन के पास चलते हैं। ठीक है, देखिए क्या बतलाता है, t इक्वल टू के m टू द पावर a का वैल्यू कितना है, 0, उसके बाद L टू द पावर b का वैल्यू कितना आया है, +12, उसके बाद c, g पे पावर है c, कितना है, -12। कोई दिक्कत, चलिए m पे पावर 0, किसी भी संख्या पे पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, मतलब m तो खत्म हो गया, k अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, t इक्वल टू के, अच्छा ये L पे पावर हाफ है, g पे पावर हाफ है, माइनस पावर को प्लस करने के लिए उल्टा कर देंगे, ये L/G टोटल पे पावर हाफ है। ठीक है, यानी कि t बराबर k इंटू कितना आ गया, √L/G। क्या एक्सप्रेशन मिल गया, बिल्कुल हमारे पास ये फाइनल एक्सप्रेशन है, उससे निकल करके जो आया है, जो भी कंडीशन दिया हुआ है। अब इसको कंपेयर करेंगे तो 2π√L/G, क्या दोनों सेम है, ये 2π भी तो कांस्टेंट ही है कि नहीं, k भी क्या है, कांस्टेंट ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा, वेयर k इज इक्वल टू 2π, कहानी खत्म, यानी कि फॉर्मूला डिराइव हो गया आसानी से। और ये काफी अच्छा चीज है, हम इससे कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं फिजिक्स का। ठीक है, बशर्ते हमको मालूम क्या होना चाहिए, हमको क्वेश्चन में मालूम होना चाहिए कि कौन सा क्वांटिटी फिजिकल वाला किसके साथ डिपेंड कर रहा है, कैसे डिपेंड कर रहा है, ये जरूरी नहीं है, डायरेक्टली कर रहा है इनडायरेक्टली कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन डिपेंड किस किस चीज पर कर रहा है सिर्फ ये मालूम होना चाहिए। अगर सिर्फ हमको इतना बात मालूम है, फॉर्मूला आसानी से डिराइव हो जाएगा। कौन हेल्प किया, हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो आपको अच्छा लगा होगा काफी ये देख करके। चलिए आप इसको सबसे पहले नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो आपकी मर्जी। चलिए जल्दी से, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये डायमेंशनल एनालिसिस का लिमिटेशंस, मतलब कि डायमेंशनल एनालिसिस कहां कहां फेल्यूर हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया था
सेकेंड नंबर, जब हम करेक्टनेस उसकी चेक करते हैं तो वहां पर साफ साफ पता चल गया था वहां वो फेल्यूर्ड है। चेक तो कर देता है लेकिन हमको सही से एग्जैक्टली नहीं बताता है। चलिए ठीक है, तो वही बात मैंने यहां पर लिखी है कि इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट प्योर न्यूमरल्स, यानी कि जो भी हमारे पास प्योर नंबर्स है 1 2 3 4 5 -6 -7 -8 √2 √3 कुछ भी जो भी नंबर है, ठीक है, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। ना ही अगर नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी है, यानी कि जिसका कोई भी डायमेंशन नहीं है, आपको आगे चल करके बहुत सारा ऐसा क्वांटिटी दिखाई देगा, मिलेगा जिसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है, मिल ही जाएगा आपको, वहां पर पता चलेगा। तो उसके बारे में डायमेंशन कुछ नहीं कह सकता है क्योंकि उसके पास डायमेंशन ही नहीं, क्या बताएगा, ये कुछ नहीं बताएगा, हेल्पलेस है, ठीक है। अगला, अगर मान लिया जाए हमारे पास लॉगरिथम आ जाता है, हमारे पास एक्सपोनेंशियल आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाता है, इस तरह का कोई भी मैथमेटिकल टर्म आता है तो बहुत सारा ऐसा मैथमेटिकल टर्म है जिसको ये डिराइव कर सकता है, लेकिन बहुत सा को ये नहीं कर पाता है डिराइव, ठीक है। चलिए, जैसे कि एग्जांपल में मैंने 3 बताया। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो हमारे पास है डायमेंशनल एनालिसिस, ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं बताता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी किस नेचर का है, वो स्केलर है या वो वेक्टर है, ये चीज इसको नहीं बतलाता है, ठीक है। तो ये था हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का पूरी तरह से चीड़-फाड़ हमने कर दिया, पूरी तरह से डायमेंशनल एनालिसिस को। अब इससे लास्ट एक क्वेश्चन बहुत ही मजेदार मैं करवाने जा रहा हूं, ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन पे। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। हमारे पास 2 छोटा छोटा क्वांटिटी है ए एंड बी ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, और हमारे पास इक्वेशन है P + A/V का स्क्वायर इंटू V - B = RT। ये हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, यहां पर देख सकते हैं A है और यहां पर B है, वेयर P का मतलब हो गया प्रेशर, V का मतलब हो गया वॉल्यूम, और यहां पर R का मतलब हो गया गैस कांस्टेंट, और T का मतलब हो गया टेम्परेचर, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है और हमको A और B का वैल्यू निकालना है। ये काफी फेमस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार AIEEE, नीट और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जा चुका है। A और B का वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसको कितनी आसानी से और कितनी जल्दी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, अगर हम उसको ऐड कर रहे हैं तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि इसका और इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए, तभी तो ऐड कर सकते हैं। क्या इसका मतलब है जो डायमेंशन P का होगा वही A/V² का होगा, कोई दिक्कत नहीं। बगल में आ जाइए, यहां पर भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे, तो अगर 2 डायमेंशन, 2 क्वांटिटी को अगर हमको माइनस करना है, कब माइनस होगा, जब दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए माइनस नहीं लेंगे, ठीक है। ये क्या है, V वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट का मल्टीपल, LBH, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। क्या डायमेंशन हो जाएगा इसका, इसका डायमेंशन हो जाएगा L का क्यूब। उसी तरह से एरिया L × B, उसका डायमेंशन हो जाएगा L²। आप लोगों ने बनाया झूठ ना। चलिए, तो इसका डायमेंशन हो गया L3, तो यहां से B का डायमेंशन तो बहुत आसानी से निकल गया, कोई हड़ कच नहीं हुआ, आराम से एक बार में आ गया। क्या कुछ था इसमें, कुछ नहीं था। अब चलिए इधर हमको A का डायमेंशन चाहिए,
तो A का डायमेंशन PV स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए। अब हमारे पास प्रेशर का डायमेंशन चाहिए, ये थोड़ा सा काम का बात है। चलिए, प्रेशर बराबर क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया को कहते हैं प्रेशर। फोर्स का डायमेंशन mLT इनवर्स टू एरिया का डायमेंशन L स्क्वायर। एरिया है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ, और दोनों क्या होता है, लेंथ ही होता है। तो एक L से एक L मर जाएगा, तो हमारे पास बचेगा mL इनवर्स T इनवर्स टू, क्या पुट कर दिया जाए, mL इनवर्स T इनवर्स टू, ये हो गया P का। V का क्या था, L का क्यूब, और यहां है V का स्क्वायर, तो L क्यूब का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया mL माइनस 1 T इनवर्स टू L टू द पावर 6, प्रोडक्ट कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, तो mL 6 में से 1 जाएगा तो पावर 5, और T पे -2, हो गया सॉल्व, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन को करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं डायमेंशन का क्वेश्चंस। और भी यदि आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, भेज सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग क्वेश्चंस को बनाएं और उसको कंटिन्यू करें, खाली नहीं बैठें, आप कुछ ना कुछ काम करते रहें, ठीक है। ये हमारा जो इतना ज्यादा टाइम हमको मिल रहा है, इस टाइम को यूटिलाइज करें, अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करें। इस तरह का मोटिवेशन वीडियो मैं कुछ दिन पहले ही अपलोड कर चुका हूं, चाहो तो आप वहां पर जाकर के देख सकते हो, आप खुद को मोटिवेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें।